अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, जी अल्लाह का शुक्र है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी क्लास मेंबर्स आ जाते हैं, उसके बाद तो इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जी सर। गए हैं तो वो ज्वाइन कर लेंगे फिर बीच में। ओके ओके। ये स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है क्लियरली? जी सर। ओके, प्रणव जी। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन चल रही थी, वी वर ऑन लेक्चर नंबर 7 और रिस्क मैनेजमेंट की जो हमारे पास लास्ट के लेक्चर्स रह गई हैं उनमें से अभी तक जो आप लोगों ने देखा है वो सो फार आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल थी उसको हमने इंडिविजुअली हर स्टेप के अंदर डाइव किया था और उसकी हर एक्टिविटी की अगेंस्ट हमने डिस्कशन की थी और आप लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई किया था कि यार इसमें पॉसिबली क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जो कि इस किसी भी एक फेज के अंदर आ रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट फेज हमने डिस्कस किया, डिजाइनिंग किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट फेज को हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज जो हमारी डिस्कशन है दैट इज बेसिकली कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देख लिया, मिड टर्म के बारे में हमारी लास्ट डिस्कशन हो चुकी थी। हमने आज जो डिस्कशन करनी है दैट इज आइडेंटिफाइंग और रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर रिस्क्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के टूल्स हमारे पास क्या होते हैं, एनालाइजिंग और क्लासिफिकेशन जो है ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने लास्ट क्लास में देख ली थी लेकिन चूंकि एक क्लास का हमारा गैप आ गया है तो उसकी वजह से इसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन जो है इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग थ्रेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रोजेक्ट हो या ऑपरेशंस या इट्स वर्कफोर्स। ठीक है ना, तो आइडेंटिफिकेशन बेसिकली आपने देखनी ही होती है कि आप किस तरह से रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल जो यहाँ पे दी हुई है वो इसके है जी, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में इंक्लूड असेसिंग आईटी सिक्योरिटी थ्रेट्स सच एज मैलवेयर, रैंसमवेयर, कोई एक्सीडेंट्स हो जाए, नेचुरल डिजास्टर कोई हो सकते हैं, एंड अदर पोटेंशियली हार्मफुल इवेंट दैट कुड डिस्टर्ब द बिजनेस ऑपरेशंस। अच्छा, आप लोगों ने एक हम लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था, इस बात से मैं इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। एक टर्म है डिजास्टर रिकवरी साइट या डीआर साइट कहलाती है वो। इसके बारे में आइडिया है आप लोगों को? यस सर। ओके, क्या होता है थोड़ा सा अगर बताएं तो उसको फिर हम आगे एलैबोरेट डिजास्टर करते हैं। रिकवरी साइट पर जो है ना, हम अपनी जो भी लाइफ का हमारा डेटाबेस होता है उसका एक रेप्लिकेट, अगर आप चाहें तो वो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें वो एक्टिविटी जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जैसे सूट करे वो समझ आप रख सकते हैं। होता ये है कि इन केस ऑफ एनी डिजास्टर के, अगर आपकी डीआर साइड आउट ऑफ कराची और कराची में कोई डिजास्टर आ जाता है, तो आप अपना पूरा बिजनेस जो है वो आप अपने डीआर पर मूव करते हैं। तो उससे होता है कि आपके ऑपरेशंस जो होते हैं, ऑफिस ऑपरेशंस, वो नहीं रुकते। बिल्कुल ठीक है। और इसी के अंदर फर्दर जब हम बात करते हैं तो फिर उसी के अंदर कुछ हॉट साइट्स आ जाती हैं, कुछ कोल्ड साइट्स आ जाती हैं। हॉट और कोल्ड का फर्क जो है वो बेसिकली ये होता है कि हॉट साइट्स जो है वो फ्रीक्वेंटली स्विच होती रहती हैं। अमूमन उनके ऊपर जो डाटा की रेप्लिकेशन हो रही होती है वो मिररिंग के थ्रू हो रही होती है, यानी रियल टाइम के अंदर जो डेटाबेस आपका बन रहा होता है वही रियल टाइम पे वहाँ पे भी रेप्लिकेट हो रहा होता है। और जो एक्टिव डीआर साइट होती है वो बेसिकली आपकी लोड बैलेंसिंग में भी हेल्प कर रही होती है। जबकि कोल्ड साइट जो होती है वहाँ पे अमूमन बैकअप लिया जा रहा होता है और बैकअप की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि जी हर रोज रात में बैकअप हो रहा हो वहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के ऑपरेशन हैं। 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद भी बैकअप हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जी एक एक हफ्ते के बाद भी इसका बैकअप लिया जा रहा हो। तो डिपेंड करता है कि बिजनेस की और उसके ऑपरेशंस की नौयत क्या है, उसके हिसाब से आप हॉट और कोल्ड साइड जो है ना वो डेवलप करते हैं। और हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आपकी जो डीआर साइट है, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो, वो आपकी विसिनिटी से अलग होनी चाहिए। वो उस इलाके से और अमूमन उस शहर या उस मुल्क से दूर होनी चाहिए जहाँ पे किसी किस्म का कोई ऑपरेशन, अगर अगर कोई हैम्पर होता है किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो एटलीस्ट आपका जो डेटा है या आपके ऑपरेशन जो है ना वो सही तरीके से इंटैक्ट रहे। एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट टाइम भी दी थी मैं यहाँ पे दोबारा से शेयर कर लेता हूँ कि जी नादरा की
जो मल्टीपल डीआर साइट्स हैं उनमें से एक डीआर साइट कनाडा में एग्जिस्ट करती है, अलास्का में। सो उतनी दूर रखने का एक बहुत बड़ा रीजन था, वो ये था कि जी नादरा की जो डेटाबेस है वो हर लिहाज से मल्टीपल जगहों पे सिक्योर होनी चाहिए, बिकॉज गॉड फॉरबिड आज अगर पाकिस्तान के अंदर कोई जंग छिड़ जाती है या कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान उसकी लपेट में आ जाए या बहुत बड़ा हिस्सा उसकी लपेट में आ जाए, तो वहाँ पर आपके पास ये जो साइट है ये आपको हेल्प कर सकती है इन टर्म्स ऑफ रिवैम्पिंग एंड चेकिंग यार कौन कौन से लोग हैं, किस किस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जो डेटा डेमोग्राफिक्स हैं वो आपके लिए उस वक्त बहुत ज़रूरी होगी इन केस आप जब आप रिलीफ वर्क कर रहे होते हैं। सो इसकी वजह से नादरा का जो डेटाबेस है वो दुनिया में मल्टीपल जगहों के ऊपर उसका बैकअप हो रहा होता है। एंड एक के बारे में मुझे पता है कि अलास्का में जो है उसकी चीज़ें चल रही है। सो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन जो है दैट इज़ द की थिंग। जब भी आप कभी भी रिस्क की बात करते हैं तो अगर आपने किसी चीज़ को अगर आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपने उसके बारे में कोई मॉनिटरिंग या मिटिगेशन की एक्टिविटी भी नहीं परफॉर्म करेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क जो है दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर जब तक आपको पता ही नहीं होगा आप कैसे उसके बारे में कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको हम उर्फ आम में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं या फिर हम एक्सपर्ट जजमेंट कहते हैं, अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़बान में बात करूँ। इसके अंदर होता यह है कि आप उस डोमेन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ मशवरा करते हैं, या आप जो है अगर टीम है तो वो टीम आपस में बैठ के मशवरा करती है कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, जिसके लिए ये हमें आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी। और आइडेंटिफिकेशन के मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, मल्टीपल तरीक़ेकार होते हैं हर रिस्क के, जिसके हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है जो आगे जाके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, मैं आपको थोड़ा सा अभी बता दूं, उसका वो चीज़ है आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग। आइडेंटिफिकेशन आपको और मॉनिटरिंग आपको एक जैसी चीज़ लगेगी, जबकि आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग के अंदर फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप कर सेम काम रहे होते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग के अंदर आप एक ही चीज को जो आपको ऑलरेडी नोन होती है, पता होती है, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होती है, वो आप उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। जबकि आइडेंटिफिकेशन में आपकी इंटेंशन ये होती है कि आप कोई नई रिस्क, कोई नया प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें जिसको आप मिटिगेशन या मॉनिटरिंग की तरफ लेके जाएं। तो बेसिकली थोड़ा सा फर्क इस कहाँ से होता है। ये क्लियर है हम लोग को? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कि जी आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर आर 5 कोर स्टेप्स विद इन द रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। These steps include risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk की ट्रीटमेंट और रिस्क की मॉनिटरिंग होती है। अच्छा, जितना अभी अब तक हमने पढ़ा है ये कंप्लीट थ्योरी है कि हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन की से लेके उसकी मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट तक काम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में चले जाएंगे। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द पर्पस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज टू रिवील what, where, when, why and how something could affect the company या project ability to operate. For example, a business located in Central California might include the possibility of wildfires as an event that could interrupt the business operations. So California के बारे में अगर आप लोगों को पता है, फ्लोरिडा, वहाँ पर साल में एक दफ़ा वाइल्ड फायर का इंसिडेंट तकरीबन नागुज़ीर होता है, होना ही होता है, क्योंकि जब भी ड्राइनेस ऐड हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, वहाँ पर किसी न किसी तरीके से कोई जंगल में आग का सिलसिला बन जाता है। तो अगर आप कैलिफोर्निया में बिजनेस कर रहे हैं या आप मरगला की पहाड़ियों के पास आपका कोई बिजनेस सेंटर है, तो वहाँ पे ये चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ पर वाइल्ड फायर हो जाए। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप मैं बात करता हूँ लाहौर की, कराची की, पेशावर की, तो इन जगहों के ऊपर वाइल्ड फायर का रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता। सो कुछ रिस्क अपने जगह के हिसाब से स्पेसिफिक होते हैं
जिसकी वजह से जो है हमें उनको इंक्लूड करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कराची में समुद्री तूफान का रिस्क जो है, नेचुरल डिजास्टर की अगर मैं बात करूं, तो वो मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन इस्लामाबाद में शायद ना करूं। शायद क्या, बल्कि करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में समुद्र तो है ही नहीं, ना ही किसी किस्म का कोई दरिया या सैलाब का कोई सिचुएशन बन सकती है। सो आपके पास कुछ इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सिचुएशनल एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास कुछ रिस्क की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल ये ले लेते हैं कि आप किसी ऐसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जो कि आपकी कंट्री के जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके साथ एक रिस्क, प्रोग्रामिंग के दौरान ही एक रिस्क ये अगर हो सकता है कि उसके अंदर हैकिंग का एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। शायद एक आम सॉफ्टवेयर के लिए हैकिंग कोई भी ना करे कि सोर्स कोड निकाला जाए, लेकिन उस तरह की एप्लीकेशन के पीछे आपको रिस्क ये वाला भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह की चीज़ के पीछे आप काम कर रहे हैं, तो आपकी जो ओपोनेंट फोर्सेस हैं, टेररिस्ट हैं या इस तरह के जो लोग हैं, उनके लिए उस सिस्टम में हैक करके उसका सोर्स कोड देना या इस तरह की चीज़ें करना उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपको ये रिस्क उस हिसाब से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अगली चीज़ आती है हमारे पास रिस्क एनालिसिस। This step involves establishing the probability that a risk event might occur on the potential outcome of each event. Using the California wildfire example, safety managers might assess how much rainfall has occurred in the past 12 months and the extension or the damage company could face should fire occur. अच्छा, आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप ये एनालिसिस करते हैं कि आया ये रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने % चांसेस हैं कि ये वाकई में अकर हो जाए। तो आपको फिर ये देखना पड़ता है कि इस रिस्क के कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे जैसे वाइल्ड फायर की हमने बात की कि वहाँ पे जंगलात हैं और जो शहर है वो जंगलात के बीच में आबाद हुआ है। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता वाइल्ड फायर की सिचुएशन होती है या जंगल की आग की सिचुएशन होती है, तो चांसेस हैं कि आपके पास आपकी जो विसिनिटी है या जो आपका डेटा सेंटर है या बिजनेस सेंटर है आपका, वो अफेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि वाइल्ड फायर के कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। कंट्रोलिंग फैक्टर उसका ह्यूमिडिटी होती है। उस कंट्रोलिंग फैक्टर ये होता है कि सब सॉइल वाटर आपके पास किस लेवल पे एग्जिस्ट करता है। अगर साल में बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं तो चांसेस ये हैं कि शायद वाइल्ड फायर होगा ही नहीं, या होगी तो कम होगी। लेकिन अगर साल में बारिशें हुई नहीं है, पिछले साल की बारिशें भी इनफैक्ट कम हुई हैं, तो देयर आर हाईली चांसेस कि आपके पास वाइल्ड फायर जैसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है। तो आपने बेसिकली एक आइडेंटिफाइड रिस्क के कंट्रोलिंग फैक्टर्स को एक एक करके ट्रिगर किया और चेक किया कि आया इसकी वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। अगली चीज हमारे पास आ जाती है इवैल्यूएशन। रिस्क इवैल्यूएशन compares the magnitude of each risk, rank them according to the prominence and consequences. For example, the effect of the possible wildfire जो हमने ऊपर डिस्कस किया था may be weighted against the effect of a possible mudslide. अब अगर बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं तो मडस्लाइड की सिचुएशन भी हो सकती है। वंस अगेन आपकी इवैल्यूएशन फिर ये बताएगी कि आया आपका नुकसान वाइल्ड फायर से ज्यादा हो सकता है या किसी किस्म की मड स्लाइड्स की वजह से आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इम्पैक्ट किसका ज्यादा है। तो बेसिकली आपने तमाम जो रिस्क हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को आप आइडेंटिफाई करेंगे और चेक करेंगे कि यार इवेल्युएट करेंगे उसकी बेसिस के ऊपर कि आया ये एक पर्टिकुलर रिस्क अगर होने के चांसेस कितने हैं और किस तरह से इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ सकता है। ये बातें हम कर क्यों रहे हैं? ये बातें हम कर इसलिए रहे हैं बिकॉज हर रिस्क को कवर करने के लिए या हर रिस्क के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए आपको कोई ना कोई लोग या रिसोर्सेज उसकी वजह से ऐड करने पड़ेंगे। सो पॉइंटिंग दैट थिंग आउट, उससे होगा क्या कि आपके पास जो लोग इस चीज के एसोसिएटेड है, आप उनकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उतने नंबर ऑफ लोग या उनके इतने नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो उसके ऊपर लगा रहे होंगे। सो दैट इज व्हाई हम आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। अगली चीज हमारे पास आती है रिस्क ट्रीटमेंट।
आपको पता चल गया कि जी रिस्क क्या है, ठीक है, आपने रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी एनालिसिस करी कि आया चांसेस हैं कि नहीं है, इवैल्यूएशन करी कि जी इसके इम्पैक्ट कितना होगा हमारे पास। फिर अगली चीज आ जाती है कि यार अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है या इन केस ऑफ अ रिस्क अकरेंस, तो हमें उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। ट्रीटमेंट ये है कि द रिस्क ट्रीटमेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग, यानी आप प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे इसको रिस्पॉन्स किया जाएगा। इन दिस स्टेप रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, preventive care and contingency plans are created based on the assessed value of each risk. Using the wildfire example, risk managers may choose to house additional network servers off-site, so business operations could still resume if an on-site server is damaged. The risk manager may also develop the evacuation plans for employees. ठीक है, लास्ट टाइम भी हमारी डिस्कशन हुई थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारे पास फायर ड्रिल का कॉन्सेप्ट होता है। वो क्यों किया जा रहा होता है? वो इसलिए किया जा रहा होता है ताकि आप इन केस ऑफ रिस्क आपकी प्रिपेयर्डनेस जो है या आपकी तैयारी जो है उसको बढ़ाया जा सके या उसको इंश्योर कराया जा सके। इसलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इनकी जो इवैल्यूएशन होती है, इवैक्यूएशन जो होती है, उसके प्लान्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मॉनिटरिंग क्या है जी? मॉनिटरिंग इज देखभाल करना, देखते रहना, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट या इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस दैट अडेप्ट्स एंड चेंज ओवर टाइम. Repeatedly and continuously monitoring and computing the process can help assure maximum coverage of known or unknown risks. आपको कंटिन्यूसली अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल, अपनी चीजों के ऊपर या अपनी आइडेंटिफाइड जो रिस्क की लिस्ट है उसके ऊपर नजर रखनी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन रिस्क में से कोई रिस्क अकर हो रहा हो या कोई ऐसा रिस्क हो जो कि हमारी लिस्ट में शायद एग्जिस्ट ना करता हो, अननोन हो, वो अकर हो रहा हो। तो आपको जो भी आपके रिस्क मैनेजर्स होते हैं या जो भी इस रिस्क के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, वो लोग कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि यार आया ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई किस्म का कोई प्रॉब्लम आ सकता हो। सो दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। मुझे बताएं यहां तक आप लोगों के मामला क्लियर है? जी सर। अच्छा, हमने अब हम जो है ना एक एक स्टेप के अंदर उतरते जाएंगे और उसको एक एक करके देखते जाएंगे। अच्छा, आप लोगों से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि आप लोग जो हैं हर एक्टिविटी के अगेंस्ट या हर प्रोसेस के अगेंस्ट आपने उसके पॉसिबल रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं और उनकी रिस्क को हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं या मैनेज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। ओके, सो नंबर 1 इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. Risk manager may find that brainstorming the probability of various catastrophic events with another company stakeholders such as managers, C-level staff, और आप जो है लोगों से हेल्प ले सकते हैं आइडेंटिफाई डिफरेंट थ्रेट्स। मुझे बताएं ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर रिस्क की जहां तक बात आ जाती है तो उसमें हम क्या काम कर रहे होते हैं? जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? सर यहाँ पर हमें इस तरह होता है कि जो हमारे फील्ड से रिलेटेड होते हैं लोग या जो उस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, उससे पहले उन्होंने अगर सेम कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया होता है तो उनसे हम जो है वो आइडियाज गैदर कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल सही है। बेसिकली इसी चीज को आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। आप आइडियाज फ्लोट करते हैं, उन आइडियाज के ऊपर डिबेट करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो इसी चीज को ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम दिया जाता है। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक, ये सबसे कॉमन टेक्निक होती है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगली चीज जो हमारे पास आती है वो बेसिकली आपको एक माइंडसेट डेवलप करने की बात है कि आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ चीजों को अप्रोच कर रहे होते हैं, पेसिमिस्टिक तरीके से अप्रोच कर रहे होते हैं। दिस कॉल्ड थिंकिंग पेसिमिस्टिकली. Careers in safety management often entail planning the worst while expecting the best. Among
pessimism isn't often encouraged in the workplace. Taking time to ponder what is the worst possible thing that could happen to the company या उस project के लिए may be helpful in the identifying the risks. आप हर चीज के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं, और हर चीज से मुराद ये है कि आप अपनी जो चीजें हैं उनको तोड़ तोड़ के काम कर रहे होते हैं. वंस अगेन जो हमने पहले बात की, जो आपके कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं रिस्क के, आपने उन सब चीजों को देखना होता है. मिसाल के तौर पे आपका प्रोजेक्ट जो है, मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, LMS बना रहे हैं. LMS की बात अगर हम करते हैं तो LMS के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे थे या जिसका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रही थी, उस वक्त रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको उसके फैक्टर्स में उसको तोड़ना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे आप ये बात कर सकते हैं कि जी हम अगर जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम इसके ऊपर काम कर रही है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो है उसमें से कोई की बंदा चला जाता है या कुछ लोग उसमें से छोड़ के किसी और जगह ज्वाइन कर लेते हैं, दिस कुड बी अनदर रिस्क. एक रिस्क ये हो सकता है कि जी जिस जगह आप चीज़ों के बैकअप्स ले रहे हैं, वो सर्वर जो है या जो आपका कंप्यूटर है जिसके ऊपर आपने बैकअप लिए हुए, वो बैकअप जो है वो सर्वर आपका वो खराब हो जाए या उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए जिसकी वजह से आप डेटा को रिट्रीव ना कर सकते हो. ठीक है, आप एक काम ये सोच सकते हैं कि यार हो सकता है कि जी मैनेजमेंट की तरफ से इसकी जो फंडिंग है वो बंद हो जाए. ये भी एक पॉसिबल रिस्क हो सकता है. एक पॉसिबल रिस्क इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप जो चीज डेवलप कर रहे थे, इसकी डेवलपमेंट के अंदर जो आपने चीजें इनबिल्ड करनी थी सॉफ्टवेयर के अंदर, आप उनमें से कुछ चीजें मिस कर गए. कुछ सिनेरियोज, इंपॉर्टेंट सिनेरियोज थे जिनको आप मिस कर गए. ठीक है, अब इनको एक एक करके देख लेते हैं. मुझे बताएं कि अगर एक रिस्क है कि जी आपके पास आपकी टीम में से कुछ की लोग छोड़ के चले जाते हैं, इस रिस्क को कैसे कवर करेंगे? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. वैसे स्टाफिंग के जो रिस्क है सर, हम कॉमन वे बनाएंगे जिसके अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, या पीयर प्रोग्रामिंग वगैरह या जिस तरह की होती है कि हम अपने से जो इमीडिएट बॉस होता है उसको जो है वो शेयरिंग करके जाए इंफॉर्मेशन वगैरह, या मतलब उनकी गो थ्रू उनको रिपोर्ट देते रहें चीजों की, उनको मतलब बताते रहें. तो इस तरह से हम जो है मैकेनिज्म बना सकते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो हमें बताते रहें, फीडबैक देते रहें कि क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं, उसके ऊपर क्या क्या काम चल रहा है. मतलब पूरी टीम के अंदर जो वो शेयरिंग होनी चाहिए थ्रू ईमेल्स या थ्रू व्हाट्सएप. तो इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन सबके दरमियान शेयर रहेगी तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका. ठीक है, मेक सेंस. और मुझे ये बताएं कि जो दूसरा रिस्क था कि जी आपकी फंडिंग मैनेजमेंट रोक सकती है, इस प्रोजेक्ट के बीच में हॉल्ट हो सकता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये भी एक रिस्क है ना. इस सिचुएशन के लिए क्या किया जा सकता है? सर इसके लिए अमूमन जैसे अगर हम LMS की बात करें तो हम ये कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अगर फंडिंग रोकेगी तो हम इसको मतलब कि मैनेजमेंट से डायरेक्ट वो करने के बजाय स्टूडेंट्स पे इस पे कुछ चार्जेस लगा दें, ताकि वहाँ से हमें एक अमाउंट रिसीव होती रहे जो कि हम सर्वर मेंटेनेंस के हवाले से या डिजास्टर की जो भी साइट्स वगैरह के हवाले से जो है वो हम उसको अपने एक्सपेंस को वहाँ से कवर कर सकें. बिल्कुल सही है. कोई और इसमें कुछ बात ऐड करना चाहेगा? जी सर, हम बैकअप के ऊपर हम खुद से इसके ऊपर अपना मतलब लगा के पैसे और उसको सेल कर सकते हैं. ये तो आपने इसका एक वो निकाल दिया ना कि यार हम जाया ना होने दें और हम इसको थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में लाके इसको किसी को सेल आउट कर दें, कोई और कंपनी जो कि इस चीज को लेना चाह रही है उसको चला जाए. सर सर एक सिचुएशन ये भी होती है कि जब जो है कोई भी एम्प्लॉय अगर कंपनी के अंदर हायर होता है तो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट या एक एविडेंस के नाम पे एक पेपर साइन हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप स्विच करते हैं, मतलब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है या 2 साल का है, बट इन केस अगर आप बीच में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप जाने से पहले अपने रेप्लिकेट कोई बंदा जो है, मतलब कोई भी पर्सन ऐसा जो आपके लगता हो कि आपकी जॉब जो आपसे जहाँ तक आपने काम किया है
वो वहीं से स्विच करके या वहीं से काम को आगे लेके कंटिन्यू कर सके, तो आपको बैकअप प्रोवाइड करना भी उसी बंदे की जिम्मेदारी होती है जो बीच में छोड़ के चले जाए। मतलब आजकल ऐसा होता है काफी सारी कंपनीज के अंदर। ठीक है, फॉर द ओके। अब मुझे ये बताइए कि जो दूसरा रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया था वो कौन सा था? क्या आपकी मैनेजमेंट की फंडिंग बंद हो जाए, एसयूएफ में क्या करेंगे? या ये रिस्क आपकी टीम ने आइडेंटिफाई किया तो क्या करेंगे? इसको एक्सेप्ट कर लेंगे या कुछ ना कुछ करना चाहेंगे? इसका क्या करेंगे? आवाज आ रही है आप लोगों को? सर ये तो वही फंडिंग वाला तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसको हम ऑल्टरनेट उसके लिए हम कोई फाइनेंसिंग या इनकम के लिए उसको हम डिवाइड कर देंगे। जबकि एम्प्लॉय टर्नओवर का जी जहाँ तक बात है तो उसके लिए हमारे पास अमूमन ये होता है कि हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं उसको हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं कि हमारे पास क्या हमने जो हमारा चेंज प्लान है या हमारे पास कोई भी जो क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है चेंज के लिए तो उसको हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें। और जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो कल्चर है कि पहले चेंज रिक्वेस्ट आता है, उस चेंज रिक्वेस्ट के ऊपर फिर हम एक एफएस बना के क्लाइंट को भेजते हैं। वो क्लाइंट जब उसको अप्रूव कर देता है कि हाँ ठीक है मेरी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है इससे, तो फिर उस पर हम एक डिज़ाइन बनाते हैं कि ये सारी डिटेल के ये फला डेटा फला टेबल इसमें हिट होगा, यहाँ से ये वैल्यूज उठेंगी, ये पैरामीटर्स होंगे, यहाँ डेटा सेव करना है इस कंडीशन पे, ये मतलब उसमें वो डिटेल हम लिख देते हैं। तो उसमें ये होता है कि एक तो हमारी जो बिजनेस नॉलेज है वो उसमें हम मतलब वहाँ से गेन कर सकते हैं। और एक चीज़ होती है हमारे पास प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, वो जाहिर सी बात है हर डेवलपर की अपनी होती है, तो वो अपने हिसाब से उसको चला रहे होते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि पीयर रिव्यूज कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि अगर कोई डेवलपर काम कर रहा है तो उसके अगर हम रिव्यूज उसके कोड को, वो किस तरीके से उसका कोडिंग स्टाइल क्या है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें किस तरीके से चेंज करता है, तो अगर उसको वो चला जाएगा तो उसके जाने के बाद कोई भी उसका कलीग जो है जिसके साथ वो आप उसकी पेयरिंग बना देंगे, वो एक दूसरे के कोड को रिव्यू कर रहे होंगे तो वो इजीली उसको पिकअप कर सकते हैं। रिस्क